नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस की परीक्षा या फिर एलटी गेट, जेएससी प्रवक्ता, ये परीक्षाएं बिल्कुल क्रम से लगी हुई हैं। यूपी पीसीएस के बाद आपकी एलटी गेट की परीक्षा करवाई जाएगी। तो एलटी गेट में भी फ़िलहाल समय बहुत कम बचा हुआ है। करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना चाहिए। और सबसे अधिक लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक घटनासार के जो हैंड रिटेन नोट्स है फ्रेंड्स, ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर होगा। और आने वाले कुछ समय में हम पूरी पत्रिका, जो कि काफ़ी मोटी सी पत्रिका है, 240 पेज के आसपास हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर आप पूरी पत्रिका नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये जिस्ट आपके बड़े काम का रहेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 से। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर है जामनगर विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, जामनगर में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स। और इसे बना कौन रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको डेवलप कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात के जामनगर और कच्छ में, कच्छ भी गुजरात में ही है, तो दोनों को ऊर्जा उत्पादन का एक वैश्विक केंद्र बनाने की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा की गई है। दोस्तों, याद रखना कि जामनगर में धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जा रहा है। तो जामनगर में क्या बन रहा है? धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या? तो सौर पैनल बनाए जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर आदि का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। और इसे 4.4 करोड़ वर्ग फुट पर डेवलप किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि बैटरी गीगा फैक्ट्री में, यानी कि जो बैटरी के लिए गीगा फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो 2026 में स्टार्ट करेंगे इसे 40 GWH पर ईयर से, और इसे धीरे धीरे 100 GWH पर ईयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और जबकि बात करें इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री के बारे में दोस्तों, तो 2026 के अंत तक यह 3 गीगावाट पर ईयर की क्षमता के साथ स्टार्ट होगा और क्रमशः यह बढ़ेगा, ठीक है। कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर स्थल बनाया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। आपको पता है ना कि अभी तक दुनिया का जो सबसे बड़ा सौर स्थल है सिंगापुर में है। तो सिंगापुर से भी यह 3 गुना बड़ा बनाने की यहाँ पर परियोजना जो है स्टार्ट की जा रही है रिलायंस के द्वारा। तो यहाँ पर 5.5 एकड़ में सौर स्थल को डेवलप किया जा रहा है। और यह विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में पहला होगा। अभी तक तो इतनी बड़ी सौर परियोजना नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि सिंगापुर की यह 3 गुना बड़ी होगी। तो इसकी जो प्रतिदिन क्षमता होगी दोस्तों, ये 55 मेगावाट की होगी। और प्रतिदिन बैटरी कंटेनर की क्षमता होगी 150 MWH, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर और कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स विकसित करने जा रहा है, ठीक है। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट प्रणाली प्लस 2024-25 को जारी किया गया है। तो इसको अगस्त 2025 में जारी किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों, भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, इसको नाम दिया गया है UDISE प्लस। क्या नाम दिया गया है? UDISE प्लस। और इसे 2017-18 में 2018-19 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ध्यान देना कि UDISE प्लस इसे 2018-19 में स्टार्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, क्योंकि प्लस जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर प्लस हमने लिख दिया है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या है? UDISE प्लस, यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है। दोस्तों, फिलहाल बात करें तो पहली बार कुल शिक्षकों की जो संख्या है UDI प्लस, जो कि स्थापित हुआ था 2018-19 में, इसके बाद से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ जब कुल शिक्षकों की जो संख्या है दोस्तों, वो 1 करोड़ के पार हो गई। दोस्तों, यहाँ पर UDISE प्लस के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं, तो 2014-15 से तुलना की गई है 2024-25 की, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से 2014-15 में क्या स्थिति थी और 2024-25 में क्या स्थिति हो गई है, इसके बारे में निष्कर्ष निकाले गए हैं UDISE प्लस के इस रिपोर्ट में। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कि PTR को यहाँ पर, इसमें काफ़ी सुधार की बात यहाँ पर की गई है। कहा यह जा रहा है कि आधारभूत स्तर पर, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक आप कह सकते हैं, 15 से यह घटकर 10 हो गई है। यानी कि पहले क्या होता था, छात्र शिक्षक अनुपात था दोस्तों, आधारभूत स्तर पर पहले 15 हुआ करता था
अब 10 हो गया है, यानी कि 10 छात्रों पर एक शिक्षक हैं। ठीक है, पहले 15 छात्रों पर एक शिक्षक थे, अब 10 छात्रों पर एक शिक्षक हो गए हैं आधारभूत स्तर पर। प्रारंभिक स्तर पर देखा जाए तो पहले यह आंकड़ा जो था वो 18 छात्रों पर एक शिक्षक से घटकर 13 छात्रों पर एक शिक्षक का हो गया है। और मध्य यानी कि अगर देखा जाए टीजीटी लेवल पर तो यह आंकड़ा 26 से घटकर 17 हो गया है। माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट स्तर पर यह 31 से 21 हो गया है। तो आंकड़े जो है आप ये बता रहे हैं कि हमारे जो शिक्षकों की उपलब्धता है वो बढ़ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी तो इसमें कहा गया था कि एक सही छात्र शिक्षक अनुपात 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना चाहिए, यानी कि 1:30 का अनुपात होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 30 से बहुत कम है, चाहे वो आधारभूत स्तर हो, चाहे प्रारंभिक स्तर हो, चाहे मध्य हो, चाहे फिर माध्यमिक हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करेंगे स्कूल नामांकन के बारे में। तो कक्षा 1 से 12 तक में स्कूल नामांकन संख्या में 11 लाख की कमी आई है। अब ये जो तुलना की गई है 2023-24 से की गई है। तो 2023-24 में कुल नामांकन हुए थे 24.8 करोड़, जो कि 2024-25 में हो गए हैं घटकर 24.69 करोड़, यानी कि 11 लाख की कमी दर्ज की गई है और ऐसा पहली बार हुआ है। स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है 2024-25 में। जो यहाँ पर प्राइमरी, मिडिल और इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं तो उनके स्कूल छोड़ने की दर में कमी दर्ज की गई है। बेहतर GIR यानी कि मध्य यानी कि TGT 9-10 और माध्यमिक यानी कि 11-12 स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात GIR क्रमशः पहले ये 9-10 में कितना था 89.5% से बढ़कर कितना हो गया है 90.3%, और इंटरमीडिएट में यह 66.5% से बढ़कर 68.5% हो गया है। इसी के साथ दोस्तों शिक्षा में बेहतर संक्रमण दर भी देखने को मिल रही है, यानी कि शिक्षा जो है वो लगातार बढ़ रही है हर स्तर पर। तो 2023-24 में यह दर थी 98.1%, जो कि 2024-25 में बढ़कर हो गई है 98.6%। हालांकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ही अंतर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यह अंतर काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। फ्रेंड्स बात करते हैं महिला शिक्षकों का अनुपात भी लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 में ये आंकड़ा था 53.3% का, यानी कि 100 शिक्षकों में 53.3 महिलाएं थीं। अब फिलहाल ये जो आंकड़ा है ये 54.2 का हो गया है 2024-25 में। लड़कियों का नामांकन भी बढ़ा है 2023-24 में यह 48.1% से बढ़कर 2024-25 में 48.3% हो गया है। तो ये मामूली सा लग रहा है, लेकिन बढ़ाव यानी कि बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक 2025। तो जो फीमेल सिक्योरिटी दोस्तों उस पर एक राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक 2025 जारी किया गया है। एग्जैक्टली यह महिला सुरक्षा पर जारी किया गया एक इंडेक्स है। इसे नाम दिया गया है नारी। नारी का मतलब फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आता है, तो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये है नारी 2025 रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा विजया राहटकर वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। और इनकी एक किताब काफ़ी चर्चा में रही थी, मैंने कई बार आपको बताया था। तो बताइए कि किताब का क्या नाम है, कितने लोग जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट आई है नारी 2025, इसे अगस्त में जारी किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर के द्वारा। इसमें भारत का जो सुरक्षा स्कोर है उसे 65% बताया गया है, यानी कि 65% जो महिलाएं हैं दोस्तों वो अपने आप को सेफ फील करती हैं। और इसका प्रकाशन किया गया है नॉर्थ कैप विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के द्वारा। कुल लगभग 12 से 13 हज़ार के आसपास महिलाओं पर और कुल 31 राज्यों में एक सर्वे किया गया था, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो इसमें सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा है दोस्तों नागालैंड का कोहिमा। कोहिमा सबसे सुरक्षित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, फिर ओडिशा का भुवनेश्वर। ये सारे शहर बहुत ही महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। आइजोल मिजोरम का गंगटोक जो कि सिक्किम में है, और ईटानगर। तो ये सारे शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों की श्रेणी में हैं। तो नंबर 1 पर आ रहा है आपका कोहिमा। जबकि सबसे असुरक्षित यानी कि सबसे निचले पायदान पर है पटना। पटना सबसे असुरक्षित है। इसके बाद जयपुर है, फरीदाबाद है, नई दिल्ली है, रांची है, श्रीनगर है, कोलकाता है। इसमें 2-3 बातें मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित करती हैं कि देश की राजधानी दिल्ली भी और साथ ही साथ कोलकाता भी, जहाँ पर यानी कि बंगाली लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी महिलाओं के लिए शहर सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। ठीक है, हालांकि आश्चर्यजनक तो ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, महिला सुरक्षा के मामले में कोहिमा और मुंबई को मजबूत लैंगिक समानता, भागीदारी, अधिक प्रभावी पुलिसिंग और महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे से जोड़ा गया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो कोहिमा नागालैंड और मुंबई को मजबूत लैंगिक समानता, भागीदारी, अधिक प्रभावी पुलिसिंग यानी कि पुलिस व्यवस्था वहाँ पर काफ़ी मजबूत है और महिला अनुकूल बुनियादी ढांचा वहाँ पर काफ़ी विकसित है। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन साणंद गुजरात में शुरू की गई है। तो दोस्तों भारत की यह पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि साणंद में शुरू हुई ये जो पहली सेमीकंडक्टर परियोजना है, इसे केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। अगस्त 2025 में आईटी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, दोनों लोगों ने मिलकर साणंद गुजरात में सीजी पावर कंपनी के द्वारा विकसित भारत की पहली पूर्ण पैमाने पर आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी कि ओसैट पायलट लाइन सुविधाओं में से एक का उद्घाटन किया है। तो याद रहे फ्रेंड्स कि केंद्र और राज्य यानी कि गुजरात राज्य के समर्थन से सीजी सेमी नामक कंपनी जो है साणंद गुजरात में दो सुविधाओं को डेवलप करेगी, एक है G1 और दूसरा है G2। ठीक है, और इसमें अगले 5 वर्षों में कुल निवेश कितना होगा? तो 7600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। G1 सुविधा यह 0.5 मिलियन यूनिट पर डे और G2 सुविधा अभी निर्माणाधीन है, इसके बारे में कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आपका अगला टॉपिक दोस्तों राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 इसे जारी किया गया था विद्युत मंत्रालय के द्वारा, कब? तो 29 अगस्त 2025 को, और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का यह 6वां संस्करण है। ठीक है, इसे SEEI के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, SEEI। तो फ्रेंड्स बात करते हैं SEEI यानी कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 के बारे में। तो यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE द्वारा ऊर्जा कुशलता अर्थव्यवस्था गठबंधन, जिसको कहा जाता है AEEE के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसको जारी किया गया है BEE के महानिदेशक DG आकाश त्रिपाठी के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं SEEI 2024 के बारे में। तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 36 स्टेट और यूटी के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का आकलन ये करता है। दोस्तों याद है कि 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिसमें भवन, उद्योग, नगरपालिका, सेवा, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण कंपनियां जिसको आप डिस्कॉम कहते हैं के आधार पर राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर फ्रंट रनर यानी कि जिनका स्कोर 60% से अधिक है, अचीवर्स यानी कि जिनका स्कोर 50 से 60% के बीच में है, दावेदार यानी कि जिनका स्कोर 30 से 50% के बीच में है, और आकांक्षी या एस्पिरेशनल जिनका स्कोर लेस देन 30% है। तो समूह 1 के अंतर्गत दोस्तों जिनका जो है MTOE, यह MTOE क्या है? यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंस, MTOE का मतलब होता है कि मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंस, यानी कि 15 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंस के बराबर यहाँ पर ऊर्जा जो उत्पन्न कर रहा है और समूह 1 में आ रहा है वो है महाराष्ट्र, इसका स्कोर है 80.5। दूसरा आता है दोस्तों समूह 2 में 5 से 15 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंस के साथ आंध्र प्रदेश, स्कोर है 79.3% के साथ दूसरे स्थान पर है। समूह 3 में दोस्तों 1 से लेकर 5 मिलियन टन ऑयल एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर असम जो है वो तीसरे स्थान पर है, और समूह 4 में आता है जिनकी क्षमता जो है लेस देन 1 MTOE है, तो यहाँ पर आता है समूह 4 में त्रिपुरा। MTOE का फुल फॉर्म होता है मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंस। दोस्तों बात करें SEE 2023 की तुलना में SEE 2024 में अग्रणी राज्यों की संख्या जो घट गई है। SEE 2023 में अग्रणी राज्य कितने थे? 7 थे, जो कि अब घटकर 5 हो गए हैं। 2024 में कितने हो गए हैं? तो 5 हो गए हैं। केरल ने ऊर्जा दक्ष पंपों को अपनाने में सबसे अधिक उपलब्धि हासिल की है, यानी कि अगर देखा जाए तो केरल में जो ऊर्जा दक्ष पंप हैं उनकी संख्या हो गई 72%। ठीक है, अगला टॉपिक है नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट यानी कि VNR को जारी किया है। तो VNR रिपोर्ट, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और एक बात याद रखना कि आपकी जो परीक्षा आने वाली है, भले ही आप PCS दे रहे हो, LT गेट दे रहे हो, GIC दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, इस बार आपके परीक्षा में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न SDG गोल से आने बिल्कुल तय हैं। क्यों? ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट हो गया इस बार। जैसे कि नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको आप कहते हैं इकोसोक द्वारा आयोजित
उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी VNR रिपोर्ट को जारी किया है। अब ये जो VNR रिपोर्ट है क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर नहीं एक बार में समझ में आता है तो 2 बार देखना है इसको। तो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट, अब यहाँ पर देखो बात क्या हो रही है, स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से, तो राष्ट्रीय समीक्षा की जा रही है इस रिपोर्ट में। क्या समीक्षा है कि SDG गोल को प्राप्त करने में हम यानी कि हमारा देश कहाँ तक पहुँचा है, हमने कितनी प्रोग्रेस की है। आपको पता ही है SDG गोल्स जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, इनकी संख्या 17 है और 17 के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ से देखा जाए तो पहला गोल क्या है, दूसरा गोल क्या है, चौथा गोल, पाँचवा गोल और इसके बाद 7वां, 10वां, 5वां भी इंपॉर्टेंट है और 14, 15, तो ये सारे ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ पर दोबारा नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी जो मॉडल टेस्ट पेपर में आपको करवाता हूँ उसमें भी मैं बार बार आपका इसमें रिवीजन करवाता रहता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों बात करें ये जो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट में हमने ये बताया है कि SDG गोल प्राप्त करने के हम कितने निकट हैं, कितनी प्रोग्रेस हमने यहाँ पर की है, ठीक है। तो भारत की जो VNR रिपोर्ट है ये क्रम में तीसरी है। अब तक हमने 3 बार ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। ये तीसरी वाली है, 2017 में पहली वाली आई थी, 2020 में दूसरी वाली आई थी और अब 2025 में तीसरी रिपोर्ट आ गई है VNR, ठीक है। देखो यहाँ पर SDG की जो SDG गोल्स हैं, SDGs बोलते हैं इन्हें, तो इस दिशा में भारत की जो प्रमुख उपलब्धियाँ हैं, SDG 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, गरीबी का अंत, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर रखी है। 2011-12 में भारत में गरीबी बताई जा रही थी, कितनी थी, 16.2% थी। अब ये 2022-23 में घटकर हो गई है 2.3% ओनली, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं SDG गोल 2 के बारे में, जो कि है जीरो हंगर यानी कि शून्य भुखमरी के बारे में है। तो भुखमरी कैसे जाएगी, खाद्यान्न से जाएगी। 2004-05 में भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ करता था वो 204.6 मिलियन टन हुआ करता था। अब ये बढ़ गया है, कितना हो गया है, 232.3 मिलियन टन हो गया है। तो हमने SDG 2 के लिए भी काफ़ी कुछ किया हुआ है, हम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी जीरो हंगर हम हासिल नहीं कर पाए हैं। बात करते हैं SDG 5 की ओर, यानी कि देखो क्वालिटी एजुकेशन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। हालांकि क्वालिटी एजुकेशन पर एक अलग से रिपोर्ट जारी की गई है, लेकिन ये SDG 4 होता है, क्वालिटी एजुकेशन, दिस इज SDG 4। अब बात कर रहे हैं हम SDG 5 की, तो SDG 5 दैट इज लैंगिक समानता, ठीक है, जेंडर इक्विवेलेंस के बारे में बात हो रही है। तो सरकारी निकायों में मतलब ये है ना कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो है कितनी डेवलप हो रही हैं, उनको उनके अधिकार कितने मिल रहे हैं और कंधे से कंधा क्या वो मिला पा रही हैं कि नहीं मिला पा रही हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट निकाय हैं, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें 45% फीमेल हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लगभग आधी पहुँच चुकी हैं वो, ठीक है, यानी कि कंधे के लगभग बराबर हैं। अब बात करते हैं SDG गोल 6 के बारे में, जो कि है स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने स्वच्छ जल जो है वो काफ़ी बड़े संख्या पर अभी ये काम चल रहा है और जल्द ही हम लगभग घर घर जो स्वच्छ जल है उसकी आपूर्ति भी तय करने वाले हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो ये जो आंकड़ा है ये 70% से बढ़कर 80% तक पहुँच चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका SDG गोल 7, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में। तो किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जिसमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, डीजल, पेट्रोल, कोयला का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा होगी, सोलर एनर्जी होगी, इसका उपयोग कितना होता है, तो यहाँ पर 47.3% हो गया है। तो ये काफ़ी मतलब हमने यहाँ पर डेवलपमेंट कर लिया है SDG 7 में भी। बात करते हैं SDG 9 के बारे में, नवाचार के बारे में, उद्योग नवाचार और अवसंरचना के बारे में। तो कहा जा रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 2020 में 48 थी, अभी हो गई है 39। तो हमने यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है VNR रिपोर्ट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और जो आपके SDG गोल है ना 1 to 17 उसको भी रट लेना, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, कई बार मैचिंग लिया जाता है कि कौन सा गोल किस क्रम पर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया है। अब भारत का पहला है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसे लॉन्च कब किया गया, तो लॉन्च किया गया था 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क, इसको बायो E3 नीति के तहत यह एक पहल है जिसमें 6 संस्थानों को शामिल किया गया है। कौन कौन से, ICGBE, BRIC, BRIC, NABI, इसके अलावा THSTI,
IPFT, NCCS और एक्ट्रैक, ये 6 संस्थान हैं जो कि बायो E3 में शामिल किए गए हैं। एग्जैक्टली बायो E3 है क्या, तो बस इतना याद रखो कि बायो E3 एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका विषय है सूक्ष्म जीव, जो माइक्रो क्रिएचर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, अणु हैं और अन्य चीज़ों का डिजाइन। तो भारत में जैव व्यवस्था 2030 तक 300 अरब डॉलर पहुंचने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में जो जैव व्यवस्था है 2030 तक कितनी पहुंच जाएगी, 300 अरब डॉलर तक ये पहुंच जाएगी। अभी फिलहाल कितनी है, तो 165.1 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच चुकी है। तो 300 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है 2030 तक भारत में जैव व्यवस्था के। दोस्तों अगला टॉपिक आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 को लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, देखो खेल अधिनियम नहीं है, खेल प्रशासन अधिनियम है। यानी कि जो हमारे खेल है ना, जो भारत स्तर पर या फिर इंटरनेशनल स्तर पर हम खेलते हैं, तो उसमें जो प्रशासन है उसमें भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शिता बनी रहे, उसके लिए हमने एक नया राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 को जारी किया है। अब ये एक्ट यानी कि कानून बन चुका है। इसको मंजूरी मिली है कब, 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा, और अब यह कानून बन चुका है। तो दोस्तों याद रखना कि 23 जुलाई 2025 को लोकसभा से पारित हुआ था और 11 अगस्त को यह राज्यसभा से पारित किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि खेल प्रशासन में पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो, यह जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर मतलब उसमें कमी है, भ्रष्टाचार ना हो, और यहाँ पर जो विवाद हैं उनको कम किया जा सके। तो यही है आपके राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 का ऑब्जेक्टिव यानी कि लक्ष्य। हालांकि बहुत लंबे चौड़े मतलब इस कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई पेज में मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बिंदु हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है, वो इस प्रकार से हैं कि नए कानून के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी कि NSB का गठन किया जाएगा। तो एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनेगा, नेशनल स्पोर्ट बोर्ड, इसका गठन किया जाएगा। और सभी खेल महासंघ जो कि खेल मंत्रालय से धनराशि प्राप्त करते हैं, जिनको अनुदान मिलता है, तो वो सब RTI के दायरे में आएंगे। यानी कि अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे इन सभी खेल महासंघों से, तो ये आपको जानकारी उपलब्ध कराने को बाध्य होंगे, क्योंकि इनको जो है पैसा मिलेगा खेल मंत्रालय से। लेकिन BCCI इसके दायरे में नहीं रहेगी, BCCI RTI के दायरे में नहीं होगी। कारण BCCI जो है वो खेल मंत्रालय से कोई पैसा नहीं लेती है। ठीक है, यह कानून प्रशासकों को उम्र सीमा में रियायत भी देगा। एग्जैक्टली जो हमारा राष्ट्रीय खेल संहिता है उसमें सीमा थी 70 वर्ष, लेकिन अब यहाँ पर जो कानून प्रशासक होंगे उनकी नियुक्ति 70 से 75 साल अगर उनकी उम्र हो जाएगी तब भी हो पाएगी। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय रूल है, इंटरनेशनल रूल्स, उसके मुताबिक अगर मान्यता मिलती होगी तब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अधिनियम में राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल का गठन होगा। राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल होगा इसके पास सिविल कोड की सारी शक्तियां होंगी, और अगर यहाँ पर ये जो कोई फैसला देगा उस फैसले को आपको चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना पावरफुल बनेगा ये राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल। लेकिन अगर मान लेते हैं जैसे कि भारत पाकिस्तान का मैच हो गया, अब भारत को क्विट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी एशिया कप में विवाद हुआ था ना, तो यहाँ पर BCCI से जो शक्तियाँ होंगी उसके ऊपर एक शक्ति रहेगी केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार ऐसे मैटर पर खुद निर्णय ले सकेगी, विशेष शक्तियाँ रहेंगी केंद्र सरकार के पास कि वो खेलें कि ना खेलें। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है आयकर संशोधन अधिनियम 2025। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आयकर संशोधन अधिनियम 2025। तो ध्यान देना कि आयकर अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 21 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने नए कानून के रूप में नोटिफाई कर दिया है, और 1 अप्रैल 2026 से यह 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि नया आयकर संशोधन अधिनियम किस अधिनियम की जगह लाया गया है। तो याद रखना कि 1961 के आयकर कानून की जगह पर आया है आपका आयकर संशोधन अधिनियम 2025। 1961 याद रखना, 1961 को 2025 में रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो मुख्य बिंदु यहाँ पर यह है कि नए आयकर अधिनियम में 1961 के कानून के धाराओं की संख्या 819 थी, अब हो गई है कितनी, 536 हो गई है। तो 1961 में कितने हुआ करती थी धाराएं, 819 हुआ करती थी, अब हो गई है 536। ठीक है, अध्यायों की संख्या पहले हुआ करती थी 47, अब घटकर हो गई है 23, यानी कि आधे से भी कम। 1961 के कानून में जो शब्दों की संख्या थी कानून में वो कितनी थी, 5,12,000 थी, अब ये घटकर हो गई 2,06,000 हो गई है। ठीक है, और 1961 के कानून के सघन पाठ की जगह 39 नई सारणियाँ और 40 नए सूत्रों को शामिल किया गया है। प्रमुख प्रावधान हालांकि काफ़ी लंबे हैं, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि धार्मिक, शैक्षणिक और
चिकित्सा कार्यों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो मतलब ये कि अभी तक केवल धार्मिक कार्यों को टैक्स फ्री किया जाता था, अब धार्मिक, शैक्षणिक और चिकित्सा कार्यों को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्रिप्टो को अघोषित संपत्ति के रूप में माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल प्रूफ मान्य होंगे, अभी तक डिजिटल प्रूफ मान्य नहीं होते थे, अब डिजिटल प्रूफ मान्य होंगे। और डिजिटल ऑडिट को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। चैरिटेबल संस्थाएं, अगर उनको दान मिलता है, इवन 1 रुपये का भी दान मिलता है, तो इसका ऑडिट उन्हें कराना पड़ेगा। टैक्स चोरी पर 200% का जुर्माना होगा, 50 लाख से ज़्यादा टैक्स चोरी पर आपको जेल भी हो सकती है। तो ये सारे संशोधन हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 3 जल्दी आपके सामने रहेगा। और हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो थोड़े से छोटे हों, ताकि आप जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से फैक्ट को याद कर पाएँ। PDF आपको दी जाएगी। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए, जल्दी आपको PDF का लिंक दे दिया जाएगा।